अगर तुम्हारी भी स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट लेवल की है सो नाउ यू आर केपेबल ऑफ लर्निंग दीज कैलिस्थेनिक स्किल्स। क्योंकि मैं खुद कुछ महीनों से इंटरमीडिएट लेवल पर हूँ। वैसे मैं एडवांस लेवल पर बहुत जल्दी पहुँच जाता अगर मुझे 1 महीने में 2 बार इंजरी ना हुई होती तो, लेकिन अब इसका कुछ नहीं कर सकते। तो अगर अभी तक तुमने सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है तो ये कुछ कैलिस्थेनिक स्किल्स हैं जो तुम सीख सकते हो। एक्चुअली मैं सीखने वाला हूँ, लेकिन मैंने कैसे सीखा और इसके क्या रिक्वायरमेंट्स है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। 1 आर्म पुशअप। तो इसे सीखने के लिए मुझे पहले इसका फॉर्म सीखना होगा, जिसके लिए मैं YouTube पे गया और फिर मुझे पता चला कि सबसे पहले तो हम इसे एक आर्म से लगा रहे हैं, तो इसमें हमारा कोर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग कोर होना जरूरी है। लेकिन मेरी कोर स्ट्रेंथ अच्छी खासी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 आर्म पुशअप लगाने के लिए हमें अपने पैरों का डिस्टेंस ज्यादा दूर रखना पड़ता है कंपेयर टू नॉर्मल पुशअप, और हाथ को नॉर्मल पुशअप से थोड़ा आगे रखना है। हम एक हाथ से पुशअप लगा रहे हैं, इसीलिए बैलेंस बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो मैंने इसे पहली बार ट्राई किया और एल्बो में दर्द। और हाँ, इतना तो मुझे भी पता था कि पहली बार में तो ये नहीं लगना है। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की और मुझे पता चला कि 1 आर्म पुशअप लगाने के लिए हमें पहले आर्चर पुशअप को मास्टर करना पड़ेगा। और मैंने पहली बार ट्राई किया और मुझसे 10 ही लगे, क्योंकि मैं सही ढंग से लगा नहीं पा रहा था। तो मैंने 2 दिन तक लगातार आर्चर पुशअप लगाए और मैं 1 आर्म पुशअप लगाने की भी कोशिश कर रहा था बीच बीच में। और फिर आता है तीसरा दिन, मैंने फिर 1 आर्म पुशअप लगाने की ट्राई करी और सरप्राइजिंगली मैंने लगा लिया। मुझसे 3 दिन में ही लग गया था ये, क्योंकि स्ट्रेंथ की कमी स्टार्टिंग से नहीं थी, मुझे बस इसे लगाना नहीं आ रहा था। सच बताऊं तो ये चैलेंज थोड़ा पुराना है। अभी के टाइम पे मैं एक बार में 8 1 आर्म पुशअप लगा लेता हूं। तो 1 आर्म पुशअप लगाने के लिए तुम्हें एटलीस्ट 30 पुशअप्स और 2 मिनट ऑफ प्लैंक लगाना आना चाहिए। ये बेसिक स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है 1 आर्म पुशअप लगाने के लिए। और प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें पहले आर्चर पुशअप लगाना चाहिए, और जब तुम एक बार में 15 आर्चर पुशअप लगा लो तब तुम्हें 1 आर्म पुशअप की तरफ जाना चाहिए। एल्बो टक प्लेंच। फुल प्लेंच लगाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन एल्बो टक इन करके ये काफी इजी हो जाता है। हाँ, अब मैं ये इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अब ये सीख लिया है, नहीं तो स्टार्टिंग में तो मुझे ये भी हार्ड लग रहा था। लेकिन इन रियलिटी इसे करने के लिए रॉ स्ट्रेंथ बहुत कम चाहिए, ज्यादातर तुम्हें अपने फॉर्म पर ध्यान देना है। तो इस बार स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर तुम एटलीस्ट 10 पुशअप्स लगा लेते हो तो तुम ये कर सकते हो। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बस दिखने में ही हार्ड है। तो पहले तो ये समझ लो कि इस स्किल में तुम सिर्फ पैरों को ऊपर उठा रहे हो, नहीं तो देखने में ऐसा लगता है कि तुम पूरी बॉडी को ऊपर उठा रहे हो। और लोगों को लगता है कि इसे करने के लिए बहुत ज्यादा कोर स्ट्रेंथ चाहिए होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें बस अपने बॉडी वेट को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो, तुमने एल्बो टक इन रखे हैं तो तुम्हारी पूरी बॉडी तुम्हारे एल्बो पे है। तो मान लो तुम्हारा वेट 40 kg है। अब तुम्हें एल्बो के ऊपर बॉडी को ऐसे रखना है कि तुम्हारा 20 kg वेट आगे के साइड हो और 20 kg वेट पीछे के साइड हो। इसमें सारा खेल बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन का है, बाकी थोड़े बहुत कोर स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। और मुझे इसे सीखने में बस 2 दिन लगे थे। पहले दिन तो मैं बस ट्राई करता रह गया था, लेकिन धीरे धीरे मैं समझ गया था कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। एल सिट। अगर सच बताऊं तो ये मैंने फर्स्ट ट्राई में कर लिया था। देखो, अगर तुम 10 सेकंड्स तक एल सिट कर ले रहे हो तो मैं कहूंगा कि तुम एल सिट सीख चुके हो काफी अच्छे तरीके से। मैंने पहली बार में 10 सेकंड तक कर लिया था, क्योंकि हमें इसका फॉर्म सीखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस देखकर ही समझ आ जाएगा कि इसे करना कैसे है। अगर स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट की बात करें तो मैं कहूंगा 15 लेग रेजेस। अगर 15 लेग रेजेस लगा ले रहे हो तो तुम एटलीस्ट 5 सेकंड्स ऑफ एल सिट तो लगा ही लोगे। और बेसिकली अगर तुम 5 सेकंड लगा ले रहे हो तो ये काउंट होता है। बाकी मैं फिर भी कहूंगा कि इसे एटलीस्ट 10 सेकंड तक ले जाने का ट्राई करना। और वैसे भी इसमें सिर्फ तुम्हारा कोर इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये तो तुम में से भी काफी लोग पहली बार में कर लेंगे, या तो हो सकता है कि अभी तक की सारी स्किल्स तुम्हें पहले से आती होगी। हैंड स्टैंड। इट लुक्स ईजी बट इट्स रियली हार्ड। मतलब इन चारों में से सबसे हार्ड स्किल यही है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ के साथ तुम्हारा बैलेंस अच्छा होना चाहिए। मेरा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मैं पिछले 45 डेज से हैंड स्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी उतना अच्छा नहीं हुआ हूँ। मतलब कभी कभी 10 सेकंड तक लग जाता है और कभी कभी 5 सेकंड में ही बैलेंस बिगड़ जाता है। स्टार्टिंग में मैंने बिना किसी रिसर्च के इसे ट्राई किया और मुझसे नहीं लगा। थोड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे इसके परफेक्ट फॉर्म और स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट के बारे में पता चला। तो पहले स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। अगर तुम 20 पुशअप्स लगा ले रहे हो और एटलीस्ट 1 मिनट तक वॉल सपोर्टेड हैंड स्टैंड कर ले रहे हो, देन यू आर डन। तो वीडियोस में सबने बताया था कि प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें डिक्लाइंड पुशअप लगाना चाहिए, और डिक्लाइंड पुशअप मैं बहुत पहले से लगा रहा हूँ। इवन मैं तो पिछले 1 साल से वेटेड डिक्लाइंड पुशअप लगा रहा हूँ। तो स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट की तो दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करता गया और हफ्तों तक प्रैक्टिस करने के बाद भी मैं बैलेंस नहीं बना पा रहा था। मतलब कभी मुझसे 5-6 सेकंड के लिए लग जा रहा था, तो कभी मुझसे लगता ही नहीं था। तो मैंने दोबारा रिसर्च की और मुझे पता चला कि हैंड स्टैंड लगाते समय हमें अपने हाथ का भी यूज करना चाहिए बैलेंस बनाने के लिए। मतलब अगर पीछे के
साइड गिर रहे हो तो पाम से पुश करो आगे की तरफ, और अगर आगे के साइड गिर रहे हो तो फिंगर्स से पुश करो पीछे की तरफ। और इवेंचुअली तुम्हारी लोअर बैक कितनी स्ट्रांग है उस पर भी डिपेंड करता है। सब सही जा रहा था, लेकिन तभी मेरे पैर में चोट लग गई। टेबल से लग गया था मेरा पैर। वहाँ मेरे पास फोटो वगैरह नहीं है क्योंकि मैंने उस टाइम कंटेंट के बारे में सोचा ही नहीं, और ना ही मैंने सोचा था कि मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उसके एक हफ्ते तक मैंने दोबारा कभी हैंड स्टैंड ट्राई नहीं किया, और मैंने एक हफ्ते बाद जब ट्राई किया तो हालत पहले से बुरी हो गई। मैं वॉल सपोर्टेड हैंड स्टैंड तो 2 मिनट तक लगा ले रहा था, लेकिन नॉर्मल हैंड स्टैंड मुझसे 5 सेकंड भी नहीं लग रहा था, और यहाँ मैं नेक्स्ट लेवल पर डीमोटिवेट हो गया। और सच बताऊं तो मैं इस वीडियो में मसल अप भी सीखने वाला था, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया, महीने में 2 इंजरी, मतलब किस्मत ही खराब है मेरी। और मैंने 2-3 दिन तक दोबारा ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरे हाथ में भी इंजरी और पैर में भी। 3 दिन बाद मेरा हाथ थोड़ा रिकवर हुआ तो मैंने दोबारा ट्राई किया और 1 महीने तक करता गया, और अब मैं एटलीस्ट 5 सेकंड तक हैंड स्टैंड लगा लेता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे हैंड स्टैंड आता है। देखो, हैंड स्टैंड लगाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स की। ओवरऑल मुझे इसे सीखने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि सबको 2-3 महीने लगते हैं ये सीखने के लिए। उस हिसाब से देखें तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा है, बल्कि मैं तो जल्दी ही सीख गया हूँ। बाकी नेक्स्ट स्किल वाली वीडियो आने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि सिखाने के पहले मुझे खुद सीखनी होगी। तो बस बाकी आज की वीडियो के लिए फिर इतना ही। अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय।